नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जरूरी है युवा। युवाओं में अगर चिंगारी है, युवाओं का अगर जोर है, तो हर मैदान फतह किया जा सकता है। बीजेपी इसे बखूबी समझ रही है। तभी तो जैसे ही बदलाव हुआ, सबसे पहले युवाओं का मुद्दा उठाकर अपनी ही पार्टी के युवाओं को रिचार्ज करने का काम किया, क्योंकि चुनाव में युवा ही सबसे ज्यादा काम करते हैं। लिहाजा बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया बीजेपी की तरफ से। बेरोजगारी के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला भी बोला और सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की। बड़ी तादाद में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले। इस दौरान राजधानी की सड़कों पर जमकर बवाल भी देखा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई जगह पर बैरिकेड्स तोड़े भी और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान करीब 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या धरने पर बैठ गए। धरने के बाद तेजस्वी सूर्या ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। बुधवार को तय कार्यक्रम के तहत बीजेपी ने बेरोजगारी के खिलाफ हुंकार भरी। बड़ी संख्या में पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राजधानी की सड़कों पर उतर गए। हर ओर नारेबाजी और भागदौड़ नजर आने लगी। इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तैयारी भी पूरी नजर आई। जगह जगह बैरिकेडिंग और सीएम हाउस के रास्ते में टीन की चादर से बनी दीवार खड़ी कर दी गई थी। लेकिन युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की पूरी कोशिश की। बीजेपी के इस बड़े आंदोलन में जान डालने के लिए प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और युवा मोर्चा के फायर ब्रांड नेता तेजस्वी सूर्या भी रायपुर में पहले से मौजूद थे। बीजेपी पहले ही कह चुकी थी कि आंदोलन अभूतपूर्व होगा और इस आंदोलन में कुछ ऐसा ही नजर भी आया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ा प्रदर्शन आज भूपेश बघेल जी के भ्रष्टतम सरकार के खिलाफ आज युवा मोर्चा की ओर से हो रहा है। इस सरकार में हर प्रकार का माफिया राज चल रहा। सरकार के हर विभाग में, हर मिनिस्ट्री में माफिया राज पूरे वाइब्रेंसी के साथ चल रहा। बेरोजगारी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्राइम्स वो महिला के खिलाफ हो, बुजुर्गों के खिलाफ हो, बच्चे के खिलाफ हो, वो बढ़ रहा है। सीएम हाउस कूच करने से पहले मंच पर बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा भी लगा। नेताओं ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की भरसक कोशिश की। इस दौरान विरोध में काले बलून भी उड़ाए गए। प्रदर्शन के दौरान कई बार पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की स्थिति बन गई। उधर बीजेपी के आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने भी जोरदार हमला बोला। कांग्रेस का दावा कि रमन सरकार में 22% बेरोजगार थे और अब 0.6% बेरोजगार हैं। कांग्रेस आंकड़ों के दम पर बीजेपी के आंदोलन की हवा निकालने की कोशिश में लगी रही। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम 0.6% बेरोजगारी है। एनएसयूआई ने बेरोजगारों से पंजीयन कराने का एक मूवमेंट चलाया था भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में। 26 लाख लोगों ने एनरोल किया था। हम लोग विधानसभा में भी प्रश्न करते थे, डॉक्टर रमन सिंह जी की जब हुकूमत थी तो पंजीयन रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या भी 24 से 25 लाख हमेशा आंकड़े आते थे। उनके कैंपेन का आंकड़े सर्वविदित है, 2,80,000 लोगों ने पंजीयन किया है। तो आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का ये आंदोलन, भाजपा युवाओं का ये आंदोलन निरर्थक आंदोलन है। बीजेपी के आंदोलन से साफ है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर वो नहीं छोड़ना चाहती। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बीते 3.5 साल में बीजेपी ने इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों को 1 महीने के भीतर बदल देना और उसके ठीक बाद राजधानी में हल्ला बोल, ये साफ संकेत है कि बीजेपी 2023 विधानसभा चुनाव के लिए मैदानी लड़ाई आक्रामकता से लड़ने के लिए तैयार है। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी का यह आंदोलन शक्ति प्रदर्शन भी है।
पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि जमीन पर बीजेपी को कमजोर समझना कांग्रेस की भूल है। अवधेश मिश्रा और देवव्रत भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हिरासत में कई सारे कार्यकर्ता लिए गए, पूर्व मंत्री भी हिरासत में लिए गए। जानकारी यह भी आई कि बैरिकेडिंग करने के लिए कंटेनर्स तक का इस्तेमाल किया गया और ऐसा पहली बार हुआ कि सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जो प्रदर्शन होते आए हैं, इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि सीएम हाउस के इतने करीब कार्यकर्ता या प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। ये तैयारियां जो हैं उसको लेकर भी सवाल हैं, लेकिन साथ ही साथ बेरोजगारी का मुद्दा है। इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रही है। जी हां, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष दोनों का बदलाव हो गया है। चुनाव है अगले ही साल। ऐसे में पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए, कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से एक्टिवेट करने के लिए बहुत जरूरी था एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना। पार्टी ने इसके तहत यही काम किया है। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि किसी भी चुनाव में काम कौन करता है? काम करते हैं कार्यकर्ता। कार्यकर्ता कौन होते हैं? युवा होते हैं, जो घर घर जाकर, जो मैदान में जोश खरोश के साथ काम करने का काम करते हैं। और ऐसे में जब 2018 का चुनाव हुआ था, कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी। अब उन कार्यकर्ताओं को फिर से पटरी पर लाने के लिए, उनको साधने के लिए यह पूरा कार्यक्रम बनाया गया और सरकार को भी घेरा गया। अवधेश मिश्रा हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अवधेश, आप सुन रहे होंगे, पार्टी को रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि चुनाव में काम कौन करेगा? कार्यकर्ता करेगा। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे? एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और युवा ही काम करते हैं, तो लिहाजा पार्टी के लिए यह आंदोलन बहुत जरूरी था। सरकार को घेरने के लिए कम, लेकिन पार्टी में जान फूंकने के लिए बहुत जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही एंगल पकड़ा पुनीत, कि बीजेपी को रिचार्ज करने के लिए, खास करके उन कार्यकर्ताओं को जो कई सालों से दबे हुए थे, कई सालों से जो बाहर निकल के नहीं आ पा रहे थे, उन कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, अब फिर से मैदान में आके लड़ने का जज्बा जगाने के लिए बीजेपी का ये आंदोलन बेहद ही महत्वपूर्ण था। और जिस तरह से फीडबैक मिले, जिस तरह से बीजेपी ने दम दिखाया, जिस तरह से राजधानी के सड़कों पे केवल भाजपा ही नजर आए, बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी जिस मंशा के साथ इस आंदोलन का शंखनाद की थी, उस मंशा पे कमोबेश वो सफल होते दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के जो लोग थे सवेरे से ही जुटने लगे, अन्य अन्य जिले से जो लोग हैं वो यहाँ पे आने लगे। अब उसके बाद जब मंच से हुकार भरी गई, डॉक्टर रमन सिंह से लेकर तेजस्वी सूर्या तक, जब उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उसके बाद जब वो आगे बढ़े तो 1, 2, 3 नहीं, आधा दर्जन बैरिकेड को उखाड़ के फेंक दिया गया। उन बैरिकेड को पुलिस, जिसे पुलिस ने ये कह के लगाया था कि इस बैरिकेड को तोड़ पाना मुश्किल होगा, क्योंकि 20 फीट का टीन का सेट लगाया गया, उसके ठीक पीछे स्टॉपर लगाया गया, उसके पीछे कंटेनर रख दिया गया। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हौसलों के आगे कंटेनर की हाइट छोटी हो गई, टीन का सेट उखड़ के फेंक दिया गया। अब उसके बाद कार्यकर्ता जो थे वो सीएम हाउस से 100 मीटर की दूरी तक पहुंच जाते हैं, आखिरी सेट तक, आखिरी बैरिकेड तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उसे तोड़ने से पहले ही, कुछ देर पहले, जो दूसरे स्थान पर तेजस्वी सूर्या थे वो ऐलान कर देते हैं कि आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद कार्यकर्ता लौट जाते हैं। कुल मिला के ये कि जहां तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, सीएम हाउस से केवल 100 मीटर की दूरी तक वो पहुंचे थे, वहां तक पहुंच पाना भी आंदोलन की सफलता को बताता है। जिस तरह से तमाम बड़े नेताओं ने जान फूंकी, जिस तरह से तमाम बड़े नेताओं ने मंच पे एक साथ बैठने की जुगत की, जिस तरह से तमाम बड़े नेता एक साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़े, उसी की तस्वीर थी कि आधा दर्जन से ज्यादा बड़े बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया। और शासन प्रशासन जो थी आखिरी समय तक सोचते रहे कि इन्हें रोका कैसे जाए। पुनीत, इन्हें रोका कैसे जाए। हम तेजस्वी सूर्या को सुन रहे थे जब वो धरने पर बैठे थे, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर रहे थे। आंदोलन इतना बड़ा, अवधेश, अभूतपूर्व आंदोलन बीजेपी से कह रही है, लेकिन नारे वही पुराने, सिंहासन खाली करो जनता आती है, या तानाशाही नहीं चलेगी। कुछ नयापन इसमें नजर नहीं आया। युवाओं का कार्यक्रम था, युवा रोजगार मांग रहे थे, कहां दिखा?
बिल्कुल बिल्कुल आपने सही देखिए, पुराने नारों के बदौलत ही बीजेपी कह रही है कि 2023 में वो सत्ता के शिखर तक पहुंचेगी। जिन गलतियों से बीजेपी 2018 में अपने सत्ता को गंवाई थी, उन गलतियों को पीछे छोड़ कार्यकर्ताओं के दम पे ही आगे बढ़ेगी। क्योंकि 2018 में जिस तरह से नेता ही नेता चुनाव में नजर आ रहे थे, कार्यकर्ता गौण हो गई थी। 15 साल के शासन के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप को गौण महसूस कर रहे थे। उसके बाद नेताओं को इस बात की भनक लगी और इस बात को उन्हें इल्म हुआ कि कार्यकर्ताओं के ही दम पे नेता होता है, ना कि नेताओं के कारण कार्यकर्ता। जो कार्यकर्ता नेता बनाते हैं वही कार्यकर्ता नेता को चलाते भी हैं। लेकिन 15 सालों के शासन के बाद बीजेपी के नेताओं को ऐसा लगने लगा कि उनसे ही पार्टी ही उनसे ही कार्यकर्ता है। लेकिन सारा भ्रम 2018 के चुनाव में टूट गया और उसके बाद बीजेपी के नेता इस बात को समझते समझते 3 साल से अधिक का वक्त निकाल दिए और जब जाके सत्ता का परिवर्तन हुआ बीजेपी के भीतर, मतलब ये कि नेतृत्व का परिवर्तन हुआ, दो बड़े पदों से नए चेहरे ला दिए गए। अरुण साहू को अध्यक्ष बना दिया गया, नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया और उसके बाद जिस तरह से नेताओं ने उत्सुकता दिखाई, कार्यकर्ताओं ने अपना हौसला दिखाया और राजधानी में जिस तरह से आज हल्ला बोल किया गया, बताने के लिए काफी है कि बीजेपी जिस तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है उसमें एक कदम और आगे पहुंच चुकी है। एक कदम आगे पहुंच चुकी है। कांग्रेस के लिए थोड़ी सी मुश्किल बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक तो बीजेपी को कहीं गिन नहीं रही थी और ये कह सकते हैं कि शायद पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस भी हो। लेकिन ये तो दिखा दिया बीजेपी ने कि उसका अस्तित्व भी है, वो लड़ाई भी लड़ेगी और 23 का मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। भिंड में नदी उफान पर आ गई। जी हां, चंबल नदी उफान पर आ गई। इसके पहले खबर हमने आपको बताई थी, चंबल नदी खतरे के निशान पर थी, लेकिन अब उफान पर चल रही है। 1 दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया है। पहले से ही लोगों को कह दिया गया था कि आप सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाइए। कुछ लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उनको समझाइश दी गई थी और ये जानकारी, खबर भी आ गई कि चंबल नदी उफान पर, वहां पर बारिश हो रही है। राजस्थान के भी कुछ इलाकों में बारिश हो रही है और उसकी वजह से चंबल उफान पर है। 1 दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया। अटेर के मुकुटपुरा, नावली, वृंदावन, खेराट, देवालय समेत आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जो बाढ़ में घिर चुके हैं, टापू बन गए हैं। सेना के जवानों ने ऐसे में मोर्चा संभाल रखा है। कलेक्टर, एसपी ने हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री बंटवाने का काम किया है। हेलीकॉप्टर से जवानों ने ग्रामीणों को खाने के पैकेट भी बंटवाए हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री, भोजन सामग्री जो है जहां लोग फंसे हुए हैं वहां ये पहुंचाई जा रही है। भिंड से हमारे संवाददाता अनिल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनिल, पहले ही लोगों को खबर कर दी गई थी, इत्तला कर दी गई थी कि खतरा बढ़ता जा रहा है, आप अपना गांव छोड़ दीजिए, सेफ जगह पहुंच जाइए। कुछ लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, बाढ़ आई, टापू बन गए, अब राहत पहुंचाई जा रही है। जी पुनीत जी, मैं बिल्कुल बता दूं, प्रशासन के द्वारा विगत 7 दिन से लोगों को सूचना पहुंचाई जा रही थी। चंबल में बाढ़ का पानी, चंबल में पानी बढ़ने की संभावना है, जिसके चलते आप लोग सुरक्षित स्थान में पहुंच जाएं। लेकिन कई लोग अपना घर को छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि पानी या खतरे के निशान से 125 मीटर से ऊपर पहुंच गया है। और उसके बाद भी वहां पे सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कई टीमें लगाई, एनडीआरएफ, आरडीआरएफ, हेलीकॉप्टर भेजा गया, जिससे राहत सामग्री गाँव में भेजी जा रही है। अटेर क्षेत्र के 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और लोग दहशत में हैं। कई लोग अपने घरों को खाली करने लगे जब पानी गाँव के नजदीक पहुंच गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल, इस स्थिति पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं संस्कार धानी जबलपुर से भी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। अस्पताल में जो अग्निकांड हुआ था और नियम विरुद्ध संचालन जो हो रहा था, इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। न्यू लाइफ हॉस्पिटल का यह मामला है। इस अग्निकांड की जांच से कोर्ट असंतुष्ट है। जी हां, जो जांच हुई है, कोर्ट असंतुष्टि जता रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों को आरोपी न बनाने पर भी हाई कोर्ट ने हैरानी जताई है कि ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। हाई कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट भी तलब की है। जांच जो हुई उसको बुलाया है। राज्य सरकार को पुख्ता जवाब के लिए अंतिम मोहलत भी हाई कोर्ट की तरफ से दी गई है। नाराजगी जताई है और आखिरी मोहलत दे दी गई है, पुख्ता जवाब दिया जाए। संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंप भी देंगे, यह भी हाई कोर्ट ने कह दिया है। 1 सितंबर को अगली सुनवाई तय की गई। तो न्यू लाइफ हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का नाम था। पहली बार में जब आग लगी और लोगों की जान गई, उसके
कुछ ही घंटों में यह साफ हो गया था कि नियमों का पालन नहीं किया गया था। जो नियम कायदे हैं उसके इतर कागजों पर तो सब कुछ था, लेकिन व्यवस्थाएं अस्पताल में वैसी नहीं थी। जितनी परमिशन थी उससे ज्यादा स्थान पर अस्पताल चल रहा था। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, हाईकोर्ट ने हैरानी जताई कि अधिकारियों को आरोपी क्यों नहीं बनाया, जांच पर भी असंतुष्टि जताई है, जिससे यह लगता है कि लीपापोती हुई है और हाईकोर्ट को लग रहा है इसलिए अंतिम मोहलत सरकार को दी हाईकोर्ट ने। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं पुनीत, चूंकि जिस प्रकार से एक पूरा मामला सामने आया था, बेहद गंभीरता यहाँ पर प्रदेश सरकार ने बरती थी, लेकिन हाईकोर्ट के समक्ष जब से याचिका लंबित है तो कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट यानी जो जवाब के रूप में पेश किया जा रहा है, पूरा ब्यौरा अब तक कार्रवाई का, उससे हाईकोर्ट असंतुष्ट नजर आया है। और आज भी हाईकोर्ट ने जो सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट पेश की गई थी उस पर हैरानी जताई और ये भी कहा कि आखिर जिम्मेदार अधिकारियों को अब तक आरोपी क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमने देखा था कि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी हॉस्पिटल को लाइसेंस देने की, एनओसी जारी करने की, वो समय समय पर इसका निरीक्षण नहीं कर रहे थे। यानी कहीं ना कहीं जवाबदेही उनकी तय होनी चाहिए। बिल्कुल आप हमारे साथ प्रतीक बने रहिए। अगली खबर पर भी हम आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि अगली खबर भी जबलपुर से ही है। बड़ी खबर यह कि 27% ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई हुई है। आरक्षण बढ़ाने के विरोध में जो याचिकाएं दायर हुई हैं, इस पर सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ताओं ने मराठा आरक्षण और महाजन कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई है, इसका हवाला दिया है कोर्ट में। कल भी ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई जारी रहने वाली है। 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक लगी हुई है। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, याचिकाकर्ता जो नहीं चाहते कि आरक्षण बढ़कर 27% हो जाए, इन्होंने मराठा आरक्षण और महाजन कमीशन की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई है उसका हवाला कोर्ट को दिया है। देखिए, बिल्कुल पुनीत, बेहद गंभीर जो मसला है 27% ओबीसी आरक्षण का, उस पर अंतिम सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। आज तीसरा दिन है और लगातार हाईकोर्ट उस पक्ष को सुन रहा है जो 27% ओबीसी आरक्षण के विरोध में है। आज भी कहीं ना कहीं, कल भी हमने जो कि सुनवाई में देखा था, महाजन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था और आज न केवल महाजन कमीशन बल्कि मराठा आरक्षण के भी उस न्याय दृष्टांत का हवाला सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही कमीशन की रिपोर्ट को खारिज किया था। इस लिहाज से मध्य प्रदेश में जिस प्रकार सरकार आबादी के लिहाज से आरक्षण देना चाहती है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। उसके लिए कोई विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए। तो आज भी जो सुनवाई जारी थी, अब कल भी इसकी सुनवाई जो है जारी रहेगी। शुक्रिया प्रतीक आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ 5 की आंच के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार